सो मोशन प्लेन में वैसे तो सबसे पहली चर्चा वेक्टर की है। अब वेक्टर के ऊपर मैंने बना रखा है वीडियो, काफ़ी डिटेल में है, डेप्थ में है कि वेक्टर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लेन 2D और 3D मोशंस में वेक्टर कैसी हमारी मदद करता है। तो वो आई होप आपने देखा होगा या अदरवाइज़ आपने वेक्टर पहले से क्लियर किया होगा। तो वेक्टर के बाद जो प्रॉपर चैप्टर शुरू होता है आफ्टर वेक्टर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें लेक्चर 1 है। यहाँ सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, एक बार हम फिर से रिकॉल करेंगे कि आखिर मोशन प्लेन क्या है, किसको कहते हैं, कौन सा मोशन प्लेन कहा जाएगा। और दूसरा, जब भी कोई पार्टिकल कोई किसी प्लेन में मूव कर रहा होगा तो उसकी पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे, उसकी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि जैसे 1D में यूनिफॉर्म मोशन था और एक्सेलरेटेड, ऐसे ही 2D में भी यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड दोनों तरीके के मोशंस होते हैं। तो यहाँ वो भी देखेंगे कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसको कैसे डील करना है। इसके साथ साथ अब प्लेन में तो ये भी हो सकता है कि पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा हो 2 डायमेंशन में, सीधा स्ट्रेट लाइन में, पर उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि पार्टिकल सर्कल बना रहा हो, या हो सकता है पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में जा रहा हो, या पार्टिकल एलिप्टिकल मोशन में चल रहा हो। तो अलग अलग तरीके के प्लेन के अंदर जो अलग अलग तरीके के पाथ हैं, उनकी क्या क्या इक्वेशंस होती हैं वो बहुत काम आती हैं। तो जो पाथ की इक्वेशन होती है, पाथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी इक्वेशन ऑफ पाथ की थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे और साथ में एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सा एग्जांपल है जिसको हम प्लेन में कैटेगराइज करते हैं। तो बहुत ही छोटा सा लेक्चर है लेक्चर 1 में। सेकंड लेक्चर से इंटरेस्टिंग होगा, प्रोजेक्टाइल और इन सब के जो एग्जांपल्स है वो करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले लेक्चर 1 में इन 3-4 चीज़ों की बेसिक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ कि आखिर किस तरीके की मोशन को प्लेन मोशन कहा जा सकता है। सबसे पहले समझिए कि आपको तो पता ही है कि टोटली 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब 3 डायमेंशंस होती हैं टोटल, और उनको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में XYZ से दिखाते हैं। तो ऐसा मोशन जिसकी पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हो, उसी ही प्लेन मोशन कहते हैं। मतलब यहाँ बेसिकली ध्यान रखना है कि कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे, तो 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं ये 2 कोऑर्डिनेट्स? टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यहाँ ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। सपोज कि ये x की तरफ आया है 2 मीटर से, और y की तरफ या x की तरफ आया है 4 मीटर से, और y की तरफ गया है 3 मीटर, ऐसे हाइट की तरफ। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4,3, आपको पता ही है। तो इस तरीके की मोशन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हुई है, इसी को आप कहते हो प्लेन मोशन। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? वेक्टर की मदद से। मैंने आपको पहले बता रखा है, अभी फिर बताता हूँ कि जैसे इसकी पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करनी है r, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि देखो जी x की तरफ 3 है, सॉरी x की तरफ 4 है, तो यहाँ 4 के साथ आई कैप लगा सकते हो आप। आई कैप तो जानते होगे आप, x एक्सिस के लिए हम आई कैप यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y की तरफ ये 3 मीटर गया है, इसके लिए आप j कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी पोजीशन वेक्टर हो गई r = 4 आई कैप प्लस 3 j कैप। आप चाहें तो इसी को r ऐसे भी लिख सकते हैं, x आई कैप प्लस y j कैप। वेरिएबल के फॉर्म में मान लेते हैं कि x एक्सिस की तरफ x इटसेल्फ ट्रेवल किया है इसने, और y की तरफ y ट्रेवल किया है। तो i और j कैप की मदद से आप वेक्टर सिंबलाइज करते हो। जैसे कोई वैल्यू है तो 4 आई कैप प्लस 3 j कैप के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये रहा पोजीशन वेक्टर कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में चलेगा तो उसकी पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाई जाएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया कि अगर कोई भी ऐसा मोशन जिसमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हो, 3 आउट ऑफ 3, तो उसको कहेंगे प्लेन मोशन प्लेन। और ये उसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल में भी और वैल्यू के साथ भी। और इस तरीके की मोशन को हम लोगों ने वहाँ कहा हुआ है। अब ये मोशन जो प्लेन का है, यानी जो पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस ओरिजिन के साथ 2 डायमेंशन में, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही हो। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो सेंस ये है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तो आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन इन प्लेन, और अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन इन प्लेन।
तो वहाँ एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, और अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ एक्सेलरेशन सिंपली ज़ीरो हो जाएगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर तो समझ आ गई। अब पोजीशन को वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन के साथ कैसे लिखना है आइए चर्चा करें। उससे पहले ज़रा मैं इसको हटा दूँ। सो आई होप कि आपको पोजीशन वेक्टर समझ आ गया कि कोई भी वेक्टर है, मान लिया किसी की पोजीशन वेक्टर ए है और x की तरफ ax चला है और y की तरफ ay चला है, तो आप इसको i कैप और j कैप के साथ दिखा सकते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को a के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो हमें इस फॉर्म में दिखाया हुआ हो और a का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, जैसे कि सपोज यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो 3,4, तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो आपको पहले से भी पता है, वरना फिर याद दिला देता हूँ कि इस तरफ के कंपोनेंट को ये ऑलरेडी रिजॉल्व फॉर्म में है, तो ये वाला ax है और ये वाला ay है। तो क्योंकि x और y दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस लगा सकते हो और इसको लिख सकते हो ax प्लस ay के स्क्वायर्स का अंडर रूट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड रिजोल्यूशन का मतलब ब्रेकडाउन है, का मतलब x और y में रिजॉल्व करना, और रिजॉल्व फॉर्म का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको पता है कि फिर क्या करना है, दोनों का ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर यानी पाइथागोरस लगाना है, और सिंपली आपको मैग्नीट्यूड मिल जाना है किसी भी पोजीशन वेक्टर के रिजल्टेंट का। तो कैसे दिखाओगे, फिर कैसे उसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे? ध्यान रहे ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, आर के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स और वाई है। अगर यही आर के साथ होता तब भी कहानी यही होती है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड में आर के मैग्नीट्यूड को निकालते, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर लेते। ठीक है, आई होप इतना तो समझ ही रहे आप। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और वेलोसिटी निकालनी है, तो आप पहले से जानते हैं कि वेलोसिटी डेरिवेटिव है पोजीशन का, यानी v इज टू डी एक्स बाई डी टी। तो क्योंकि ये पोजीशन दो तरफ है तो वेलोसिटी भी दोनों कोऑर्डिनेट्स की अलग अलग निकाली जाएंगी। एक बार मैं इसको हटाता हूँ। सो जब बात वेलोसिटी की होती है तो आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी जब भी निकालना होगा तो ध्यान रखना है वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट देखने हैं। लाइक अगर आपको vx देखना है तो आप इसमें dx बाई डी टी कर सकते हो। मान लेते हैं कि जो पोजीशन जो ट्रैवलिंग है x की तरफ वो x है। ऐसे ही अगर vy निकालना है तो आपको y की तरफ वाली डिस्प्लेसमेंट देखनी है, dy बाई डी टी। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डी ए एक्स अपॉन डी टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट ax, और यहाँ जो vy हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो d बाई डी टी, और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, ay। तो इस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ दे सकते हैं। तो जब भी कोई भी वैल्यू है, कोई भी पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, उसको उससे वेलोसिटी निकालनी हो तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो vx, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो vy। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ मैं हटाऊँ इसको एक बार। सो मान लेते हैं किसी की पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू दे रखी है 2t i कैप प्लस 3t j कैप, और आपसे पूछा जाए वेलोसिटी बताओ, तो आपको पता है आप सबसे पहले अगर vx निकालना होगा तो x वाला, x का मतलब x की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2t है, तो यहाँ रख देंगे 2t और dt। और ऐसे ही अगर vy निकालना होगा तो आप d बाई डी टी और vy की वैल्यू में देखेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर y एक्सिस में है वो 3t है। तो vx की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई डी टी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और vy की वैल्यू देखें तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहिए तो अगर आप वेलोसिटी नेट दिखाना चाहते हैं तो x और y दोनों के साथ दिखाना पड़ेगा रिजॉल्व फॉर्म में, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आ गया। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो आप कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि आप देखेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस 9, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा √13 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई कि जब भी आई और जे किसी प्लेन में पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पहले x का अलग, y का अलग, आप देन आपकी चॉइस है कि आपको i j
फॉर्म में दिखाना है या फिर उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिखाना है। तो ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट को शो करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सेलरेशन निकाल करके दिखा देता हूँ। अब उससे पहले ज़रा एक चीज़ देख लीजिए, जब जैसे ये पोजीशन वेक्टर टाइम के फंक्शन में है तो इसको आप कांस्टेंट नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि ये वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है और इसका x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है, दोनों में टाइम है। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई 2 मीटर पर सेकेंड की, ऐसे ही y की तरफ भी कांस्टेंट आ गई 2 मीटर पर सेकेंड की। यानी ये पार्टिकल बता रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पार्टिकल की x और y दोनों ही एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर मैं कल को इसको एक्सेलरेट करूं और दोबारा इसको डिफरेंशिएट करूं, क्योंकि a का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो dv/dt, तो अगर मुझे x एक्सिस की तरफ निकालना है तो vx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप जानते हो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। ऐसे ही यहाँ भी कांस्टेंट है तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी कि इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन x की तरफ भी और y की तरफ दोनों ही 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन प्लेन। तो ये जो मोशन है वो कैटेगरी है यूनिफॉर्म मोशन की। अगर तब क्या होगा जब मोशन यूनिफॉर्म ना हो, और वो कैसे पता लगेगा कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मोशन के अंदर एक्सेलरेशन भी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। और यहाँ जैसे आपने देखा सिंगल पावर है, तो सिंगल पावर पोजीशन वेक्टर जब भी होती है तो डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट आ जाती है। अगर यहीं स्क्वायर पावर होता, क्यूब होता, तो वेलोसिटी में भी टाइम आता और एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट भी हो सकता था और वेरिएबल भी। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज कि मान लिया हमारे पास पोजीशन वेक्टर है 3t प्लस 5t² और ये i कैप है और प्लस ये j कैप है, मतलब प्लेन में है। अब मान लेते हैं आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t का आपको पता ही है कि अगर मैं vx की बात करूं तो 3t का डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। आपको पता ही है, अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत तो नहीं है। आई होप आपको क्लियर है कहानी कि 3t में से 3 बाहर आएगा, d/dt t की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम vy की बात करें तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा और d/dt t² 5 बाहर आ गया, तो आपको पता है 2 इधर आ जाएगा, 5 × 10 तो 10t आ जाएगा, यानी vy की वैल्यू 10t मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर है कि ये तो कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ay, जिसकी वैल्यू हो जाएगी dy/dt, तो क्योंकि vy की वैल्यू 10t है तो 10 बाहर आ जाएगा, d/dt t की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ओवरऑल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये जो मोशन है वो प्योरली यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? x की तरफ तो यूनिफॉर्म है लेकिन y की तरफ एक्सेलरेशन है, y की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इसमें ay प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना हो तो आप सिंपली दिखा सकते हो a = 10j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे दिखा सकते हो कि इस मोशन में एक्सेलरेशन कितना है तो 10 है, किस तरफ है तो j की तरफ है, x की तरफ नहीं है, सिर्फ j की तरफ है, और यूनिट इसके दिखा दी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेटेड मोशन भी आई होप आपको क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करते वक्त कुछ और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको ये बेसिक बात तो समझ आ गई। अब कॉम्बिनेशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आपने मोशन स्ट्रेट लाइन में जितनी इक्वेशंस पढ़ी हैं, जैसे x = ut + ½ at², v = u + at, v² - u² = 2ax, वो सारी इक्वेशंस यहाँ लगा सकते हो। बस आपको लगाते वक्त x वाली क्वांटिटीज़ को x की तरफ और y वाली क्वांटिटीज़ को y की तरफ, ऐसा नहीं कि आपने 1D पढ़ा तो अब 2D में उसका नहीं, 2D बेसिकली 2 1D का कॉम्बिनेशन ही तो है, तो आपको यहाँ x का अलग और y का अलग ध्यान करके फिर उनको कंबाइन करना है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक पार्टिकल है और वो मोशन कर रहा है, जाहिर है प्लेन में है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में आई और जे दोनों कैप है, साथ में उसके पास एक्सेलरेशन भी है, वो भी प्लेन में लगा हुआ है। आपसे फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी गिवन है, सपोज यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसकी जगह आप मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है 10 सेकेंड के बाद, तो आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब जाहिर सी बात है कि जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो पहले से, एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ऐसे ही टाइम के फ्रेम में पोजीशन निकालने का तरीका भी आपको पता है, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूलाज आप लगा सकते हैं। कैसे कैसे? बस आपको जैसे v निकालना है तो vx अगर निकालो, क्योंकि प्लेन है तो दोनों तरफ x और y दोनों तरफ होगा, तो जब आप vx की बात करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ux लगाओगे प्लस a x और इंटू टी, यानी एक्सेलरेशन भी x वाला। फॉर एग्जांपल देखो ux की वैल्यू यहाँ 2 है तो आपने लिखा 2, प्लस ax की वैल्यू 3 है तो 3, और इंटू टाइम है 10 सेकेंड तो 10, तो vx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30 प्लस 2 यानी 32 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर vy निकालना होता तो vy में uy की वैल्यू है 3, तो vy की सीधी सीधी वैल्यू हो जाती है 3 प्लस 10 इंटू, और एक्सेलरेशन 4 है तो 10 इंटू 4 यानी कि 40, 10 इंटू 4 यानी 40 प्लस 3 यानी vy की वैल्यू हो जाती 43 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। वेक्टर फॉर्म में लिखा सकते हैं, दिखा सकते हो आप 32 आई कैप प्लस 43 जे कैप। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर में निकालना होता, सपोज कि x निकालना होता, तो अगर x निकालना होता तो ध्यान रखिएगा ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ आप प्लेस कर लेंगे। ux की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है और ax की वैल्यू पता है 3, प्लेस करके निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल ux की वैल्यू 2 इंटू 10 और प्लस हाफ इंटू ax की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 100 बाई 2 50 इंटू 3 150, 170 विल बी राइट आंसर, 170 मीटर। तो आई होप कि आपको क्लियर है। ऐसे ही y निकालना होता तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट की बात है यहाँ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ हो तो आप अलग अलग, x का अलग y का अलग, बाद में जो दिखाने वाला प्रोसेस है वो आपकी चॉइस है। जैसे पोजीशन वेक्टर दिखाना हो तो 170 आई कैप प्लस जो भी आंसर आएगा उसको जे कैप के साथ दिखा देंगे। ऐसे ही अगर वेलोसिटी दिखानी हो तो आप दिखा सकते हैं 32 आई कैप प्लस 43 जे कैप। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं किसको, वेलोसिटी को। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि जब प्लेन में इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाना है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में ही ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो अब इतनी कहानी समझ आ गई। अब मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अलग अलग पाथ की क्या इक्वेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड क्या इक्वेशन है, थोड़ा उसका आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो प्रोजेक्टाइल अलग से पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको बेसिक क्वेश्चंस पता लगे कि कैसे कैसे डील करना है, राइट। तो चलिए थोड़ा ट्रेजेक्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ओके, सो वैसे तो ट्रेजेक्ट्री एक अलग पार्ट है। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं उसमें पैराबोलिक देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का पाथ पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक की अलग ट्रेजेक्ट्री, अलग इक्वेशन बनती है, क्योंकि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक है, तो उसकी अलग इक्वेशंस बनती है। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि कल को जब आएगा तो हम कैसे कैसे उसको डील करेंगे उसके बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे कोई पार्टिकल मान लिया रेस्ट पर है, और ध्यान रखिएगा, या फिर किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन अगर उसी सेम डायरेक्शन में हो, फिर से समझिए, अगर रेस्ट में है तो अगर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा हुआ है तब भी वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा, या फिर अगर वो मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट अगर एक्सेलरेशन लगा हुआ है, यानी 0 या 180, तो ध्यान रखिएगा, तो जो
मोशन होती है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, फिर उसको प्लेन नहीं कहेंगे, सिंपली स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन की कहानी आप जानते हो कि y इज इक्वल टू कितना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये आई होप आपको क्लियर है स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन कि y में क्या होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि कोई पार्टिकल, ये तो रही कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन कई बार एक ऑब्जेक्ट प्लेन में भी स्ट्रेट लाइन मूव करता है। यहाँ एक किसी पर्टिकुलर प्लेन में मूव कर रहा है, तो प्लेन में मूव करने का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी इक्वेशन दिखानी हो तो आप ध्यान से समझेंगे। पहले तो यहाँ टाइम के फंक्शन में देखिए कि अगर कभी ऐसा आ रहा है कि पोजीशन वेक्टर उसकी, सपोज आर के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि सपोज एक्स की तरफ आई कैप में कोई भी फंक्शन चल रहा है टाइम के साथ, सपोज साइन का ही फंक्शन चल रहा है या कॉस का फंक्शन चल रहा है, तो थीटा भी दिखा सकते हैं और टाइम के फ्रेम में ओमेगा टी भी दिखा सकते हैं। हो सकता है अभी आपको ये वाली इतनी क्लियर ना हो, थोड़ा आगे आएंगे तो समझ आएगा कि पोजीशन वेक्टर साइन या कॉस में क्या मतलब है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो साइनोसाइडल या साइन और कोसाइन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर x की तरफ मान लिया a है और y की तरफ मान लिया b है, तो यहाँ सेम फंक्शन होना चाहिए कॉस ओमेगा टी। ऐसा ना हो कि यहाँ साइन है यहाँ कॉस हो जाए। अगर एक साइन में है और दूसरा कॉस में है तो ये फिर इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की या फिर एलिप्स की। अगर एक ही फंक्शन के साथ है तो वो फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में 2D मोशन कर रहा है तो ए की तरफ कोफिशिएंट ए हो सकता है, बी की जे की तरफ बी है, अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है पर अलग भी हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन सेम रहेगा। अगर ये कॉस में है तो ये भी कॉस में, ये साइन में है तो ये भी साइन में है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसका सेंस ये है, मान लिया कि जैसे ये ओमेगा टी थीटा को भी रिप्रेजेंट करता है। एक क्वांटिटी आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे ओमेगा, या हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी ये जो ओमेगा टी है, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो अगर किसी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 0 यानी आर की वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगी, ए आई की तरफ बी जे की तरफ। तो ये बात हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको दिखा रहा था कि स्ट्रेट लाइन में अक्सर हम लोग ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो खैर, अगर कोई पार्टिकल, यहाँ ये थोड़ा समझना है, मैं समझाना ये चाह रहा था कि अगर कोई पार्टिकल 0 डिग्री या 180 डिग्री में उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा हुआ है तो वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। कैसा ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन, अगर 0 या 180 डिग्री लगा हुआ है तो। लेकिन अगर किसी पार्टिकल में, जैसे मान लिया पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन 90 डिग्री लगा हुआ है, तब समझिएगा कि वो सर्कल बनाएगा, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, पार्टिकल जाना इधर चाह रहा होता है। ये सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में आगे आनी है, बस मैं थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा हूँ कि जैसे कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और कोई बंदा उसे इधर दबा रहा है, तो वो ना तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा पाएगा और ना ही घटा पाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में होता तो स्पीड बढ़ाता, अपोजिट होता तो घटाता। तो ना तो ये बढ़ाएगा ना स्पीड घटाएगा, फिर क्या करेगा? ये तो परपेंडिकुलर लगा है, ना इसके अलॉन्ग है ना इसके अपोजिट है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से ये पार्टिकल इधर जा रहा था तो ये धीरे धीरे टर्न होता सर्कल बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हों तो जो पाथ बनता है वो कैसा बनता है? सर्कल। अब मैथमेटिकल टूल के सेक्शन सर्कल वाले में आपको ध्यान है कि जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने y = mx + c देखी है, तो कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर इस फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। ऐसा ही अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा क्लियर कर दिया मैंने, अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी के समझ आएगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे आपने पढ़ी है y = mx + c, और अगर कोई, और आपने एक साथ में कंडीशन भी समझ ली कि कोई पार्टिकल अगर सीधा सीधा चल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में तभी मूव करेगा जब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी अगर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन उसे स्ट्रेट लाइन चलाएगा, या फिर उसी डायरेक्शन में जिसमें वो मूव कर रहा है उसी में एक्सेलरेशन लगेगा तो प्योरली स्ट्रेट लाइन कर देगा। अब वही स्ट्रेट लाइन अगर प्लेन में है तो ये समझ लीजिए कि जिस डायरेक्शन में इसकी, जैसे मान लिया x की पोजीशन इस तरफ जा रही है तो इसकी एक्सेलरेशन भी इधर ही होनी चाहिए
और y की एक्सेलरेशन भी इधर ही होनी चाहिए, मतलब दोनों का एक राइट बैलेंस होना चाहिए। राइट बैलेंस का मतलब अगर एक फंक्शन में है कॉस के तो दूसरा भी कॉस के, एक साइन में तो दूसरा भी साइन में। ऐसे ही मैंने कहा कि ये तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का केस हो गया। अगर 90 डिग्री का केस देखें, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से कैसे हों, 90 डिग्री, या पोजीशन और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों, तो जो पाथ बनता है, ट्रेजेक्ट्री जो बनती है, वो आपको सर्कल दिखेगी। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, x² + y² = a², जहाँ a रेडियस है। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ये 10वीं जगह काम आएगा, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि इस सर्कल की इक्वेशन है जहाँ a रेडियस है और x y किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप x y कोऑर्डिनेट है तो आप ध्यान देंगे तो x² + y² a² के बराबर है। ये आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही अगर हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिखाएं कि सर्कुलर मोशन में यूजुअली पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाई जाती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे अगर हमने थीटा को ओमेगा टी लिख दिया, वैसे तो ये प्रॉपरली इसकी डिस्कशन होती है ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, तो आपको वहाँ देखने को मिल सकता है कि जैसे मान लिया कि इसका जो यहाँ कैपिटल ए मान लेते हैं, इसका रेडियस ए है, तो अगर आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो आप साइन के फंक्शन में निकाल सकते हैं। मतलब आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, उसको थीटा मान सकते हो और y को लिख सकते हो a sin थीटा। ये रिजॉल्व फॉर्म है, इसी थीटा को यहाँ ओमेगा टी लिखा गया है। एक बार फिर से बता दूँ, ये सर्कल है और सपोज़ ये वाला एंगल थीटा है और ये a है और ये y है। तो अब ट्रायंगुलर मेथड से आप देखिए तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता है तो साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू y बाई ए, तो y कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है यहाँ। तो y साइन में है, अब मान लो ये x निकालना होता है, ये x, तो x तो बेस है, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन cos थीटा होता है, तो x को निकालने के लिए यहाँ क्या यूज़ करते हैं आप, तो a cos ओमेगा टी या cos थीटा। अभी आपको ये नहीं क्लियर हो रहा तो थीटा मान लो कि यहाँ क्या हो जाता है, थीटा। तो स्ट्रेट वे अगर y a sin ओमेगा टी है और x a cos ओमेगा टी है, तो बताइए इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे। तो r को आप दिखाओगे a sin ओमेगा टी, sin ओमेगा टी का मतलब j कैप और प्लस a cos ओमेगा टी, ये हो जाएगा आई कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर दिखाने का तरीका है। आई होप आपको क्लियर हुआ, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है किसके लिए, पोजीशन वेक्टर दिखाया जा रहा है। तो ये y और x है, y और x, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुई किसकी, सर्कल की। अगर इलिप्स होता जैसे सर्कल में तो ये x और y हमेशा ये a ही रहेगा, रेडियस मेंटेन रहेगा, लेकिन जब इलिप्स की बात करते हैं तो इधर वाली डिस्टेंस अलग हो जाती है, इधर वाली डिस्टेंस अलग हो जाती है, a और b के फॉर्म में। तो अगर इलिप्टिकल मोशन है तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो आई होप आपको क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ वाली इक्वेशन। सो अगर इलिप्स की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। अब आप पूछोगे टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिखानी है तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो x वाला कॉफिशिएंट है, सपोज ये साइन है, साइन ओमेगा टी, और सपोज ये j कैप है, तो जो i कैप की तरफ होगा वो a ना होकर के b हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो अगर a और b अलग अलग हैं, यहाँ सॉरी कॉस रहेगा, क्योंकि अगर ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक साइन में होगा तो एक कॉस में। तो ऐसा कुछ अगर आप देखें जहाँ a और b अलग अलग हैं, तो अगर कोई पोजीशन वेक्टर है तो आप समझ जाएं कि ये दिखा रहा है एलिप्टिकल मोशन को। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इलिप्स की जो होती है वो इस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी x और y लिंक हो तो आप समझ जाइएगा कि उस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल होगा। ऐसा नहीं सोचना ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, धीरे धीरे इस पर और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी पहली बार बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो हो सकता है किसी एक फ्रेम में थोड़ी कन्फ्यूजन लगे, पर ये सब फ्यूचर में आने वाले
डिटेल पार्ट हैं, सबकी डिस्कशन होगी कि ये इक्वेशन कहाँ से बनी है, साइन कॉस कैसे लगा, क्या रूल है, बेसिक आइडिया तो मैंने दे दिया आपको। ऐसे ही कल को अगर कोई पार्टिकल पैराबोलिक मोशन करता है तो पैराबोलिक मोशन होती है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी जहाँ भी y का x के स्क्वायर के साथ होगा वो पैराबोला होगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला है। अभी हम लोग जब प्रोजेक्टाइल प्रूफ करेंगे तो उसमें यही वाला होगा। और ये बेसिकली कब होता है, जब 0 और 180 के बीच में कोई भी पार्टिकल है तो एक्सेलरेशन जब किसी पार्टिकल के ऊपर लगे तो आप ये कह सकते हैं कि वो पैराबोलिक मोशन करेगा। फॉर एग्जांपल मान लिया एक पार्टिकल इधर जा रहा है, अब कोई एक्सेलरेशन इधर ही लगेगा तब तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन इधर लग गया तो धीरे धीरे इसकी मोशन को चेंज कर देगा। मतलब वो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और पार्टिकल इधर है तो दोनों में 0 डिग्री नहीं है ना ही 90 डिग्री है। 90 होता तो सर्कल, अब 0 90 के बीच में है तो क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन धीरे धीरे उसको आगे शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा तो ये पैराबोलिक मोशन ऑप्ट कर लेगा, पैराबोलिक मोशन ऑप्ट कर लेगा। तो इसमें जो y x की इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कभी भी या टाइम के फंक्शन में अगर कोई आ रहा है तो आप वहाँ भी ये समझ सकते हैं कि पैराबोलिक मोशन बनेगा। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोला है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ एलिप्स है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो सर्कल है, स्ट्रेट लाइन जानते ही हैं mx प्लस सी, या y और x का चाहिए तो y इज इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स ऑफ x है, तो स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको बेसिक एक आइडिया लग गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे, बाकी जैसे जैसे शेप आएगी वैसे वैसे ध्यान रखें। लेकिन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सर्कल, एलिप्स और पैराबोला, इन तीनों का हमें काफ़ी काम है। तो ये तो रहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में बेसिक। अब क्या है, एग्जाम्पल्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल का है कि जैसे किसी बॉल को अपने ऊपर फेंका, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा वो, और ऐसा घूमता हुआ नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। किसी बॉल को फेंकते हैं तो ऐसा गोल घूमता है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, प्लेन। ऐसे ही सर्कुलर मोशन है, ऐसे ही इलिप्टिकल मोशन है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, मोशन इन प्लेन के। तो लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में तो इतना ही, लेक्चर 2 में हम कहानी की शुरुआत करेंगे प्रोजेक्टाइल के साथ। प्रोजेक्टाइल के 3 अलग अलग केसेस की डिस्कशन होगी, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली थ्रो करेंगे, ग्राउंड से थ्रो करेंगे और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर थ्रो करेंगे। तो 2 वीडियोस में हम उसे कवर अप करेंगे। देन रिलेटिव वेलोसिटी और कुछ स्पेशल केसेस की चर्चा होगी। तो आई होप कि आपको मोशन प्लेन का फर्स्ट और बेसिक पार्ट क्लियर हुआ बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में प्रोजेक्टाइल वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।